Assalamu alaikum. Could you see my screen? Yes, sir. Okay. चलो सब लोग इंतजार करते हैं, then we'll start. तो खैर काफी सारे लोग आ चुके हैं, जितने आ गए तो ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर. लेक्चर इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दी स्लाइड्स. सो मेरी आवाज सबको आ रही है? एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल यू गाइस? Yes, sir. ठीक है. So you can see the grading policy over here. The quizzes are going to be conducted from 15 to 10 to 15 marks. तो ये तो सिंपल सी एक चीज है. Assignments है, project presentation. The project presentation, there is no such thing would be project presentation, but project होगा. Project किस तरीके से होगा? I told you in the previous class that you would be designing some kind of antenna and some kind of a software. So उसके लिए आपने क्या करना होगा? कुछ ट्यूटोरियल्स होंगे, वो देखने होंगे इंटरनेट के ऊपर. मिड टर्म 20 to 25 मार्क्स का हो सकता है. अभी मेरे पास जो ग्रेडिंग पॉलिसी है वो कुछ इस तरीके की है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई फाइनल मार्क्स 50, मिड टर्म मार्क्स 20, थ्योरेटिकल क्वेश्चन 15 to 10 एंड क्विजेस 15 to 10. अब प्रॉब्लम इज दैट कि ये मुझे चेक करना पड़ेगा वंस आई गॉट माय actual thing, actual course outline from the curriculum. तो वहां से जब ये मेरे पास आ जाएगा तो ये सारी चीजें मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा. और ये कुछ हमारे पास सब्जेक्टेड टू 75% अटेंडेंस एंड ऑल दैट. सो इट जस्ट ओनली ग्रेडिंग पॉलिसी. चैट में किसी का कोई आया जी? अभी कुछ कह नहीं सकते भाई कि मिड टर्म्स ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे. मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई 20 के बाद से कह सुनने में आया है कि ऑन कैंपस क्लासेस हों.
अब तुम लोगों के पास आज एक कीट का मैसेज भी आया होगा कि भाई ऑलमोस्ट एवरी ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव सिंगल फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का जो पहला डोज है वो होना चाहिए। अब मेरा तो पहला हो चुका है, अब तुम लोगों का भी करवाना पड़ेगा। तो अभी कुछ कह नहीं सकते भाई इज इट गोइंग टू बी ऑनलाइन एग्जाम्स और फिजिकल एग्जाम्स। पॉसिबिलिटी यही है कि शायद हो ऑनलाइन। जो ऑन कैंपस लैब्स है उसका तो आगाज हो गया, लेकिन अभी तक कोर्सेज जो है वो ऑनलाइन ही चलेंगे। तो खैर आगे बढ़ते हैं। चले जी। सो पॉइंट टू नोट्स ये कुछ है, इसमें पॉलिसीज वगैरह है कि भाई देखो कुछ भी हो जाए, क्विजेज हैं उसमें चीटिंग नहीं करनी है। वंस यू हैव बीन फाउंड कि भाई आप चीटिंग करते हो पकड़े गए हैं, तो स्ट्रेट अवे 0 मार्क्स से कोई कोई मतलब ये नहीं कि इसके अंदर लीनियंसी नहीं दिखाई जाएगी। बट इन द रेयर केसेस जैसे कि भाई पावर फेलियर वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, देयर वुड बी अ सर्टेन पॉलिसी दैट नीड्स टू बी मेड। इन दैट फॉर दैट थिंग यू नीड टू मैसेज द फैकल्टी अबाउट योर सिचुएशन एंड he'll टेल यू कि भाई किस तरीके से आप कर सकते हैं क्विज फिर दोबारा। सो ये कुछ चीजें थी। So starting with the navigation, guidance and control. Again, navigation, I told you about it. What is guidance and control? So it's a kind of a system. भाई एक ऐसा सिस्टम जो कि मुझे किसी जगह पहुंचने में मदद देता है, दैट्स माय नेविगेशन गाइडेंस कंट्रोल सिस्टम्स। कुछ इसकी अंग्रेजी यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई व्हीकल है, मैनूवर है, लोकेशन वगैरह है, ये सब चीजें हैं एंड ऑल दैट पहुंचने के लिए हमें चाहिए होता है। चले जी। तो ये तो थोड़ी सी एक चीज आ गई है आज। Navigation, determining the position of in the determining position and velocity of a moving vehicle। अभी moving vehicle भी हो सकता है या stop vehicle भी हो सकता है। सो नेविगेशन की जो डेफिनेशन है क्या है, पोजीशन और वेलोसिटी को मालूम करना। गाइडेंस क्या है, अब एक हमें डायरेक्शन मिल गई, सही है कि हमारे मुझे यहाँ पहुंचना है और किस रास्ते से होते हुए गुजरना है। तो दिस इज व्हाट इज गाइडेंस, स्टीयरिंग टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन पॉइंट। कंट्रोल्स क्या होता है, उस जगह पे पहुंचने के लिए जो हमें कमांड्स चाहिए वो कंट्रोल्स कहलाते हैं। अगेन पुराने जमाने में नेविगेशन किस तरीके से होती थी, हमारे पास कुछ क्या होते थे, नेविगेशन चार्ट्स होते थे, उनकी मदद से हम नेविगेट करते थे। पहले जो दूर इलाकों तक अगर हमें पहुंचना होता था तो उसमें हम लोग क्या करते थे, इस तरह के मैप्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। कुछ हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट्स होते थे, जैसे कि नीचे ये देख सकते हो, इट्स अ काइंड ऑफ अ मैप। और कुछ हमारे पास कंपास होते थे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। इनकी मदद से हम लोग दूर दराज इलाकों में पहुंचते थे। नाउ अडेज अब थोड़ा सा मामला चेंज हो गया है, क्योंकि हमारे पास मॉडर्न टूल्स आ गए। तो अब हम ऑन बोर्ड हमारे पास जो सेल फोन है उसके जीपीएस को इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को नेविगेट करते हैं। चैट में कोई सवाल आया पूछ लेता हूँ। चैट में क्या है लिखा हुआ है भाई? सर आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, क्या अब भी स्लो आ रही है? अपना माइक ऑन करो और मुझे बताओ। जी सर, थोड़ी स्लो आ रही है। ये तो सर मैं बिल्कुल आज सही आ रही है। सात सर बिन बिल्कुल आसिम सही आ रही है। सात बिन आसिम देयर वुड बी सम काइंड ऑफ ग्लिच टुवर्ड्स योर साइड। तो भाई देख लो जरा सा अपने हिसाब से, साउंड वगैरह इंक्रीज करके देख लो अपने स्पीकर्स वगैरह के एंड ऑल दैट। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे पास थी पुराने जमाने में। इसके अलावा एक और होती थी हमारे पास, काइंड ऑफ अ थिंग दैट्स कॉल्ड सेलेस्टियल नेविगेशन, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। सेलेस्टियल फिक्स बेसिकली होता क्या है, हमारे पास हमें ये सब कुछ पता है कि जब रात का टाइम होता है तो हमारे पास कुछ नहीं दिखता। जो दिखता है सिर्फ वो सिर्फ चांद की रोशनी दिखती है, सितारों की रोशनी दिखती है। चांद जो होता है वो अपनी जो पोजीशन होता है वो चेंज कर रहा होता है, मतलब यानी कि दुनिया घूमने की वजह से हमारे पास जो सूरज ये जो चांद होता है इसकी थोड़ी सी रोशनी कम होती है, ज्यादा होती है। लेकिन एक चीज जो होती है वो बिल्कुल सही रहती है, वो क्या होती है, तारों की जो पोजीशन होती है। बाय यूजिंग द पोजीशन ऑफ देयर स्टार्स हम लोग क्या करते थे पुराने जमाने में, एक खास किस्म की नेविगेशन होती है जो कि चारों जो सितारों को देख के होती थी या सेलेस्टियल बॉडीज को देख के होती थी। ये बहरी जहाजों में भी इस्तेमाल की जाती थी और जमीनी सफर में भी इस्तेमाल की जाती थी। सो सेलेस्टियल नेविगेशन इज दैट काइंड ऑफ थिंग। सेलेस्टियल नेविगेशन क्योंकि पुरानी टेक्निक है, ये आप इस कोर्स में तो नहीं पढ़ोगे। हम लोग जो भी बात करेंगे वो सारी मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। एयर नेविगेशन क्या है, और जैसे कि देख सकते हो कि भाई नेविगेशन हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे पास एक क्राफ्ट है और लेट सपोज वो जो आपको छोटा सा पिंक पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये पिंक वाली चीज, अभी जो पिंक वाली चीज है ये मेरी डेस्टिनेशन है।
नेविगेशन, एक तो मुझे यहाँ पर पहुंचना है, दूसरा ये है कि सबसे छोटे से छोटा रास्ता हम लोगों ने इख्तियार करना होगा ताकि हमारा फ्यूल बच सके। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एयर नेविगेशन। सही है कि आप हवा में ही जनरल नेविगेशन, जनरल जो हमारे पास एयरक्राफ्ट होते हैं उनको नेविगेट करो ताकि आपके पास सेफेस्ट पाथ हो, सबसे आसान पाथ हो, विंड की जो आपके पास एब्रप्टिबिलिटी है वो कम से कम हो, और सबसे सेफेस्ट रास्ता हो इन टर्म्स ऑफ फ्यूल भी, यानी कि रास्ता ज्यादा लंबा ना हो। सही है। अब ज्यादा लंबे से क्या मुराद है? अब जैसे कि देख सकते हो, मैं एक तुम लोग के सामने चीज ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो ये मुझे बताना कि सही है कि नहीं। अब देखो मेरे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। सही है। सर मेरा, हाँ, तो लेकिन जहाँ तो सर ये जो एयरक्राफ्ट हम नॉर्मली जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होता है उसमें तो एटीसी यूज होता है नेविगेशन के लिए। अभी थोड़ा सा सब्र कर लो, अभी तो स्टार्टिंग है, आगे जाके बहुत सी चीजें होती हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बताता है कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। जो पाथ होता है वो आईएलएस बताता है। अब इसमें आगे चीजें और भी होती हैं, लेकिन थोड़ा सब्र करो, डायरेक्ट एटीसी पे मत पहुंचो। सही है। अब देखो मेरे पास क्या है, ये एक रास्ता, ये एयरक्राफ्ट है, ये मेरे पास डेस्टिनेशन है, मुझे यहाँ पहुंचना है। एक रास्ता क्या हो सकता है कि मैं सीधे सीधे जाऊं और ये कर दूं, और एक रास्ता हो सकता है कि मैं इस तरीके से जाऊं। अब मुझे बताओ, अप्रोच वन ये है, अप्रोच टू ये है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किस में हो रहा है? अप्रोच वन में हो रहा है। तो फ्यूल के एतबार से मेरे पास क्या है, ये जो अप्रोच है, अप्रोच नंबर वन, वो बेकार है। अप्रोच नंबर टू फ्यूल के एतबार से सही है, लेकिन मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई यहाँ पे पहले से ही कोई एयरक्राफ्ट मौजूद हो। अगर एक और आ गया दूसरा, तो दूसरा एयरक्राफ्ट भी आ गया, तो हम लोग जिस तरीके से रोड के ऊपर बम्पर टू बम्पर कार चलाते हैं, ये तो हो नहीं सकता एयर के अंदर, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस सूरत में हमारे पास इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें अपना बेस्टेस्ट पॉसिबल सेफ रास्ता अपनाना होता है, एंड उसको कैसे आ सकता है, वो एयर नेविगेशन की मदद से आ सकता है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी। अगली चीज, एयर नेविगेशन के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं। अब डीएफ डायरेक्शनल फाइंडिंग, एडीएफ ऑटोमेटिक डायरेक्शनल फाइंडिंग, डीएमई डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट, आईएलएस इंडस्ट्री इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, एमएलएस। एमएलएस भी एक लैंडिंग सिस्टम होता था, एम से मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लोरैन, ये एक लो रेंज नेविगेशन एड कहते हैं इसको, वीओआर, वेरिएबल ओमनी डायरेक्शनल रेंज, ईएलटी इमरजेंसी लोकेटर बीम, एनडीबी डाउन डायरेक्शनल बीकन। so these are the terminologies that will you will be seeing in the future। जायरोस्कोप क्या होता है, ईएफएम क्या होता है, अप्रोच रडार क्या होता है, आईएफएफ क्या होता है, एसएसआर क्या होता है। सो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। राइट। सो ये कुछ सिस्टम्स होते हैं जो कि नेविगेशन के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ होते हैं ऐसे जो कि आप मिलिट्री या एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब डिफेंस साइड पे इस्तेमाल होता है, और कुछ हमारे पास होते हैं जो कि मिलिट्री सिविलियन साइड पे इस्तेमाल होते हैं। राइट। आगे चलते हैं। मोटिवेशन ऑफ लर्निंग दिस कोर्स, तो भाई एज एन में हमारे पास देखो, एवियोनिक्स की दो मेन चीजें हैं। ठीक है। या तो आप डिजाइन इंजीनियर हो या तो आप मेंटेनेंस इंजीनियर हो। सही है। अगर मेंटेनेंस इंजीनियर जाओ बनना होगा तो उस सूरत में सब आपने इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस कैसे होती है ये देखना होगा। अगर आप डिजाइन के एतबार से जाते हो तो उस सूरत में आपने वो चीज बनती किस तरीके, उसको डिजाइन कैसे कर सकते हो, देन आपको वो चीजें सीखनी पड़ेगी। अब ईएचजे पैलेट जो बुक है आपके पास, ये बेसिकली मेंटेनेंस लेवल वाले के लिए है, और ये जो कोर्स है मोस्टली इसके अंदर डिजाइन जो होता है वो बहुत कम इस्तेमाल होगा, इसमें जो भी आप चीजें देखोगे वो मेंटेनेंस के एतबार से देखोगे। सो ये एक चीज है जो कि इस कोर्स की मोटिवेशन है। अगेन आगे चलते हैं। बेस्ड इन टेक्नोलॉजीज अपग्रेडेशन, अब इसके अंदर एक चीज लिखी हुई है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पुरानी है लेकिन कारआमद है, और कुछ चीजें ऐसी है जो नई है लेकिन कारआमद नहीं है। अब किसी की रेजोल्यूशन अच्छी, किसी की रेजोल्यूशन बुरी है, कभी कुछ सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, कहीं कुछ इस्तेमाल नहीं होते। तो ये उन सब चीजों की यहाँ पर क्या है, तंबी बानी गई है। राइट। सो ये भी एक थोड़ी सी मोटिवेशन टाइप की चीज है। अगेन आगे चलते हैं। ये कोर्स की डिस्क्रिप्शन है जिसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है एयर नेविगेशन टू एंजॉय, प्री रिक्विजिट ऑफ दिस कोर्स। अब यहाँ देख सकते हो इस कोर्स का प्री रिक्विजिट क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड अलजबरा। अलजबरा किस लिए? क्योंकि जब आप नेविगेशन जो इक्वेशंस होती है उनको जब सॉल्व करना होता है तो उस सूरत में आपको अलजबरा इस्तेमाल करनी है। प्रोबेबिलिटी कहाँ इस्तेमाल होती है? प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल होती है पीडीएफ एंड सीडीएफ के अंदर, मतलब रेडार के अंदर ये इस्तेमाल होता है। लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स, because you are going to design a control system, so you would require some knowledge of linear control systems. Again,
यू कैन बेसिक वेव एंड प्रोपगेशन एंटीना कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये एंटीना यानी कि एम एंड ए, एंड दूसरा हमारे पास क्या जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये दोनों इसकी प्री रिक्विजिट हैं। इन दोनों के बगैर आपको ये कोर्स समझने में बड़ी ही मुश्किलात का सामना होगा। अब इस कोर्स के ये बेसिकली कोर्स है प्री रिक्विजिट इन दो कोर्स का, एएसडी जो कि 8वें सेमेस्टर का होता है और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जो कि 7वें सेमेस्टर का होता है, ये उसका प्री रिक्विजिट है। लेकिन आप लोगों ने ना एनालॉग ना डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ी है। इस एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर कुछ हमारे पास मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती हैं, कुछ कम्युनिकेशन बॉक्सेस होते हैं, ये सब बनते किस तरीके से, क्या इनके पीछे टोपोलॉजी होती है, क्या एनालॉगी इस्तेमाल होती है, ये सब आप इसमें से पढ़ते हो। आप में से मोस्टली ना किसी ने ना ये पढ़ा है ना ये पढ़ा है, ऐसे ही है क्या? किसी ने ये कोर्स पढ़ा है और ये कोर्स पढ़ा है? सीनियर्स के अलावा जूनियर्स ने पढ़ा है? नो सर। जूनियर्स में किसी ने नहीं पढ़ा, तो अब आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। सो खैर आगे चलते हैं। क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स अगेन, इसको बंद किया। नेक्स्ट चैप्टर, these are the CLOs that is concerned with this subject, understand। 4 CLO हैं इसके अंदर, ये भी तुम्हारे काम की चीज नहीं है। अच्छा जी, अगेन टेक्स्ट बुक जो इसमें इस्तेमाल हो रही है माइक टूले दैट आई टोल्ड यू अबाउट कि भाई ये एक मेंटेनेंस लेवल की बुक है। एक मायरन केटॉन एवियोनिक्स नेविगेशन सिस्टम, ये वाली बुक भी इस्तेमाल होगी इस कोर्स के अंदर। रेफरेंस बुक के तौर पे आप मिसाइल गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं एंड ईएचजे पैलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ईएचजे पैलेट हो गया, माइक टूले हो गया, ये दोनों जो बुक्स हैं ये थोड़ी सी आसान बुक है, जबकि एवियोनिक्स नेविगेशन सिस्टम ये थोड़ी हार्ड है, और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम ये भी हार्ड है बुक अंडरस्टैंडिंग के एतबार से। अगेन आगे बढ़ते हैं। ये वो चैप्टर है जो कि हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल कर मतलब मेरन एंड कैटॉन बुक के अंदर हम में से हम देखेंगे। सो ये एक्चुअल नेविगेशन है जो हम लोग इस पढ़ने वाले हैं इस बुक में से। ईएचजी पैलेट के अंदर से ये जो लिखा हुआ है ना 1 to 5 एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन 6 and 7 नेविगेशन सिस्टम एंड ऑल दैट वगैरह वगैरह, तो इस बुक के हम लोग सारी चीजें नहीं देखेंगे बल्कि कुछ कुछ चीजें देखेंगे माइक टूले वाली बुक के अंदर, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द स्लाइड्स, और ये थोड़ी सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली कि हमारे पास नेविगेशन होती किस तरीके से। सो अगेन आगे बढ़ते हैं। नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल, वी गॉट द डेफिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है नेविगेशन क्या चीज है, गाइडेंस क्या चीज है, कंट्रोल्स क्या चीज है, ये हम लोगों ने प्रीवियसली देख लिया है। अब बात आ जाती है एक्चुअल की नेविगेशन का मतलब क्या है। सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट एयर नेविगेशन, सो भाई मैं यहाँ पर एयरक्राफ्ट दिखाने लगा हूँ आपको। ये है मेरे पास एयरक्राफ्ट। अब हमें पता है कि एयरक्राफ्ट 3 एक्सिस के अंदर मूव करता है, क्योंकि हमारी जो दुनिया है वो 3 एक्सिस वर्ल्ड है। उन 3 एक्सिस का नाम बताओ। सर वो लेटरल एक्सेस होता था एक। अबे भाई इतनी आगे मत जाओ। सर वो वही होता है एक्स वाई और जेड। चलो जी, एग्जैक्टली तो ये एक्स वाई जी इस ये 3 एक्सिस होती है। इन एक्स और वाई जी एक्सिस के अंदर हमारे पास एयरक्राफ्ट क्या करता है? Your role and pitch. नहीं नहीं, ट्रांसलेट करता है। बेसिकली एक्स एक्सिस के अंदर बढ़ रहा होगा, वाई एक्सिस के अंदर बढ़ रहा होगा, या जेड एक्सिस के अंदर बढ़ रहा होगा। अगर जेड एक्सिस के अंदर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी हाइट चेंज हो रही है। अगर वो एक्स एक्सिस के अंदर डिस्प्लेस कर रहा है तो उसकी हॉरिजॉन्टल कम चेंज हो रहा है, और एक वर्टिकल। सो ये 3 एक्सिस होती है जिसके अंदर हमारे पास एयरक्राफ्ट डिस्प्लेस करता है। और इन्हीं 3 एक्सिस के अंदर हमारे पास एयरक्राफ्ट जो होता है वो कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है, यानी कि रोल, पिच एंड यॉ। all these 6 combination leads up to the 6 degree of freedom, right। रोल किस एक्सिस के ऊपर होती है, पिच क्या होती है, एंड रोल क्या होती है। अगर मेरे पास एयरक्राफ्ट है जैसे कि जो कि यहाँ पर अभी मुझे दिख रहा होगा, आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरे पास एक एक्सिस है, उस एक्सिस के अक्रॉस ये क्या करता है, पिच करता है। पिच करने का मतलब ये है कि उसके अक्रॉस ये मूव कर रहा होगा। ये पॉइंट है, आप यहाँ देख सकते हो, ये वाली एक्सिस है, इस एक्सिस के अक्रॉस ये आगे रोटेट कर रहा है। सो ये पिच एक्सिस है, रोल एक्सिस है, यो एक्सिस है, सही है। इन एक्सिस के और भी नाम होते हैं जो कि साद बिन हासिम ने नाम लिए थे। कौन कौन से एक्सिस होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल एंड वर्टिकल एक्सिस। जी सर।
सही है। सो ये इन एक्सिस के ये नाम भी होते हैं, ये तुम लोगों ने अपने एरोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे, राइट? Yes, sir. जी सर। सो नेविगेशन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब जो 6 कंपोनेंट होते हैं जो 6 डॉफ कहलाते हैं, वो क्या होते हैं? 3 कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन एंड 3 कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। पोजीशन के एतबार मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर कितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो वहां पे आ गई पोजीशन। और रेट ऑफ चेंज ऑफ टर्न is what is 3 components of velocity. By combining them we got 3 degree of DOF system. अब नेविगेशनल डेटा जो होता है आर यूजुअली सेंड टू अदर्स एंड ऑनबोर्ड सिस्टम, जिसमें आपके पास फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम आता है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है हमारे पास कंट्रोल सर्फेसेस को, इंजन्स को। फ्लाइट मैनेजमेंट जो होता है इसके अंदर ये जो होता है बेसिकली वो रूट होता है जिसके ऊपर आपको गुजरना है। इंजन कंट्रोल सिस्टम ये वही फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का ही पार्ट है। कम्युनिकेशन कंट्रोल जिसमें आपके पास नेविगेशन आ रही होती। क्रू डिस्प्ले विदाउट हैविंग एनी डिस्प्ले, अब मेरे सामने कुछ डेटा ही नहीं आ रहा तो मैं किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद आ जाता है वेपन कंट्रोल सिस्टम कि ऑटोमेटिकली वेपन डिस्चार्ज, वो मतलब क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए या वो हो जाए, क्या कहते हैं, फायर्ड हो जाए। सो ये सारा नेविगेशन डेटा इन सारी चीजों को जा रहा होता है। सो आपको ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है समझ में आ गया होगा। अब ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है मैं कॉपी पेंसिल पे अच्छे तरीके से समझा नहीं सकता था, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग एड ऑफ दीज स्लाइड्स, राइट? नेविगेशन सेंसर्स जो होते हैं कुछ हमारे पास मौजूद होते हैं, जो क्वाडकॉप्टर्स और आरसी एयरक्राफ्ट के अंदर जो हम लोग नेविगेशन सेंसर इस्तेमाल करते हैं दैट इज नोन एज IMU, इनिशियल मेजरमेंट यूनिट, ठीक है? वो आपको 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो डेटा होता है वो प्रोवाइड करता है। वो डेटा आप एनालॉग वोल्टेजेस की सूरत में भी लेते हो और वो डेटा आप डिजिटल की सूरत में भी लेते हो। अब बात करते हैं हम लोग नेविगेशन सेंसर्स। एक हम लोगों ने देख लिया क्या नेविगेशन सेंसर जो होता है वो एक IMU होता है जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है और उसका नाम होता है हमारे पास एमपीएम 6050, 600 रुपए का आता है। जब क्वाड कॉप्टर की किट लेने जाते हैं तो उसके अंदर एक APM होता है, उस APM के अंदर ये जो IMU होता है ये बिल्ट इन होता है, कुछ जगहों पर आपको अलग से भी लेना पड़ता है। सो आपके पास IMU आ गया। अब बात करें हम लोग इसके नेविगेशन सेंसर्स की। अब ये नेविगेशन सेंसर जो होते हैं ये ऑन बोर्ड भी हो सकता है और ऑफ बोर्ड भी हो सकता है। अब ऑन बोर्ड का मतलब क्या है कि आपकी व्हीकल के अंदर भी लगा हुआ हो सकता है, किसी दूसरी व्हीकल में, और ऑफ बोर्ड का मतलब है कि ये किसी और व्हीकल में हो सकता है, ग्राउंड में हो सकता है, स्पेस में हो सकता है। स्पेस में क्या होगी हमारे पास नेविगेशन सेंसर, सैटेलाइट होगी। ग्राउंड के ऊपर क्या होंगे हमारे पास, टावर्स होंगे जहां से आपके पास एंटीनास लगे हुए होते हैं। अदर व्हीकल के अंदर क्या लगा हुआ हो सकता है, आपको पता होगा कि एयरक्राफ्ट आपस में, दो एयरक्राफ्ट आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सो वो किस तरीके से बात कर सकते हैं, वो नेविगेशन सेंसर्स के थ्रू आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर ये स्टेट वेक्टर है। अब ये स्टेट वेक्टर क्या होता है, बेसिकली जब आपके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेटा आ जाता है और आप उस डेटा को इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स की सूरत में आप रिप्रेजेंट करते हो तो आपके पास एक स्टेट वेक्टर बन जाता है। वो स्टेट वेक्टर कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल होता है जो कि आपके पास ऑनबोर्ड कैलकुलेशंस होती है। जब आपके पास स्टेट वेक्टर आ गया, आपने उसके जरिए से कुछ कैलकुलेशन निकाली, ऑनबोर्ड कैलकुलेशन निकाली, और उससे आपके पास कोई ना कोई एक हासिल आ गया, कोई एक चीज आ गया जिसके थ्रू आप नेविगेशन कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट वी कॉल नेविगेशन। पुराने जमाने में ये नेविगेशन बाय हैंड होती थी, अब हमारे पास नेविगेशन कंप्यूटर आ गया, तो आप उसके अंदर से वो सिर्फ सेंटर का सेंसर्स का डेटा आ रहा होता है और आउटपुट पे डेटा आ रहा होता है। सो पायलट को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, इट्स अ प्री बिल्ट इन आ जाती है उनके। जब आपके पास ये सारी चीजें जो आपने नेविगेशन की, IMU का सेंसर आया, आपने कैलकुलेशन हुई जहाज के अंदर ही, तो वो नेविगेट हो गया। लेकिन अगर आपके पास स्टेट वेक्टर, सारी कैलकुलेशन और ये सारी चीजें बाहर की तरफ से आ रही हैं, सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास गाइडेंस बन जाएगी या सर्वेलेंस बन जाएगी। जैसे कि ATC का नाम लिया था ऑन ने। सो ATC क्या कर रहा होता है, बाज औकात आपके पास कुछ क्लियर व्यू नहीं आ रहा होता, उस सूरत में आपके पास ऑन बोर्ड चीजें आ रही होती हैं। सो और ATC से आप मुकम्मल राब्ते में रहते हो। सो पायलट क्या करता है, अपना जो भी डेटा होता है वो देता है किसको, ATC को। ATC अपने पास से कुछ डेटा लेता है और उसकी कैलकुलेशन वगैरह करके बता देता है कि भाई अब आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ इतना मैन्यूवर करना है, अपने अपने
फ्लैप्स को इतना रोकना है, अपने एलरॉन्स को इतना करना है, ट्राई और रडल ऑन टू दैट पोजिशन, एंड बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? पोजिशन लोकेशन कहलाती है, सर्वेलेंस कहलाती है, या गाइडेंस कहलाती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सर्वेलेंस में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उनके कुछ नाम्स लिखे हुए हैं। एयर रूट ट्रैफिक सेंटर्स, एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिसको कहते हैं, एवैक्स लगा हुआ होता है जिसकी काम है, एंड एयर वॉरफेयर, ऐसे करके कुछ इसके नाम्स होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, सीवी, और ये कुछ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, इसको सीसीसी। तो ये कुछ एक्रोनम्स हैं जो कि हमारे पास चीजें इस्तेमाल होती है सर्वेलेंस के लिए। हमारे पास एडीएस भी इस्तेमाल होता है जो कि सर्वेलेंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो ये सर्वेलेंस जो होती है ये प्रिवेंट कॉलिजन्स में। सो एक और चीज होती है, मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, शायद तुम लोगों ने नाम सुना हो, इसका नाम कभी सुना है? TCAS। नहीं सर। इसका मतलब होता है ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। इसको TCAS कहते हैं, टिकास नहीं कहते, TCAS। TCAS होता क्या है भाई? इस स्पेस में एयरक्राफ्ट कितने होंगे कोई आइडिया नहीं है, सही है। थाउजेंड्स भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, और नहीं भी हो सकते। सो एयर, हर वक्त एयर मतलब एयर स्पेस में कोई ना कोई एयरक्राफ्ट तो मौजूद होता है। अब ये एयरक्राफ्ट आपस में क्या हो सकते हैं? बहुत क्लोज भी हो सकते हैं। अब मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपस में कोलाइड कर जाए। कैसे? कि भाई एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट ऐसे आ रहा है, एयरक्राफ्ट एक एयरक्राफ्ट ऐसे आ रहा है, अगर दोनों की पोजीशन और ये वेलोसिटीज वगैरह सेम हो गई तो ये हो सकता है कि इस पॉइंट पे आके क्या कर जाए? कोलाइड कर जाए। तो एटीसी का एक और काम होता है कि इस तरह की कोलिजन ना हो। अगर इस तरह की कोलिजन हुई तो समझो बर्बाद हो गए। तो इस तरह को रोकने के लिए एक चीज होती है हमारे पास, TCAS होता है, और एक आदत हमारे पास होता है एटीसी। एटीसी को एयरक्राफ्ट के, जब एयरक्राफ्ट हवा में होता है तो एटीसी को उसकी पोजीशन पता होती है, हर एयरक्राफ्ट की पोजीशन पता होती है अगर आप एटीसी की रेंज में मौजूद हैं तो। एटीसी क्या करता है? वो इन दोनों एयरक्राफ्ट को क्या करता है, थोड़ा सा आपस में सेपरेट करके रखता है ताकि इनका कोई कोलिजन ना हो। कुछ सेफ डिस्टेंस भी होता है इन लोगों का। ये डिपेंड करता है हर जगह पर। मिनिमम एक एक एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट से क्या हो, अगर लेट सपोज एयरक्राफ्ट मेरे पास यहाँ पर है ना, यहाँ पे कई एयरक्राफ्ट है, दूसरा एयरक्राफ्ट नीचे होना चाहिए, और इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होना चाहिए ना, वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। नहीं, ऑलमोस्ट 1,000 फीट का होना चाहिए। ठीक है। अब ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है आपस में, ये कौन मैच करता है? ये TCAS भी करता है, और ये हमारे पास एटीसी भी करता है। मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर आपके पास लेट्स से कि एक में एयरक्राफ्ट है, मैं ये वाला मेरे पास कोई एयरक्राफ्ट है, इसमें TCAS लगा हुआ है, इसमें भी TCAS लगा हुआ है, जब ये आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तो TCAS क्या बोलता है? इसको भी कहता है कि भाई आगे ट्रैफिक है, ये भी कहता है आगे ट्रैफिक है। जब ये बोलता है ना आगे ट्रैफिक है, तो अंदर मौजूद जो वो है पायलट है, वो क्या हो जाता है? सतर्क हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, और फिर वो देखता रहता है हाँ मैं ज्यादा करीब तो नहीं हूँ। फिर उसके बाद इसके अंदर कुछ हमारे पास सेकेंडरी कंट्रोल्स होते हैं। TCAS आपस में एक दूसरे से मशावरत करते हैं, और क्या कहते हैं कि भाई अगर ये आपस में एकदम इनका कोलिजन होने वाला होता है तो एक को कहता है ऊपर चले जा, एक को कहता है नीचे चले जा, और ये दोनों आपस में क्या करते हैं? नीचे ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, और बाज औकात पायलट खुद भी ले जाता है। जब ऐसा करते हैं तो हमारे पास जो इनका जो सेपरेशन है वो 1,000 फीट हो जाती है, एंड दस वी हैव बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम अ सेवियर कोलिजन। सो कुछ ये चीजें भी होती हैं। अब अरे यार ये क्या हुआ? स्क्रीन शेयरिंग हट गई। Yes, sir. Speech sharing. चले जी, स्क्रीन शेयरिंग आ भी होगी। Yes, sir. अब गाइडेंस जो होती है, मतलब ये तो हमें TCAS के बारे में पता लग गया कि भाई TCAS क्या है। अब बात हो रही है हैंडलिंग की। सो व्हीकल को हैंडल करने को हम लोग क्या कहते हैं? गाइडेंस कहते हैं। गाइडेंस के हमारे पास और भी मुख्तलिफ नाम होते हैं। कोनिंग, जब हम शिप्स की बात करते हैं तो वो कोनिंग कहलाती है। जब एयरक्राफ्ट की बात कर होती है तो उसमें फ्लाइट कंट्रोल आ जाता है, और अगर स्पेस क्राफ्ट की होती है तो उसमें एटीट्यूड कंट्रोल आता है। सही है।
अब मुझे एक गाइडेंस के एतबार से अपने एयरक्राफ्ट को मैन्यूवर करना है, तो मैन्यूवर शिप्स के अंदर कोनिंग कहलाती है, मैन्यूवरिंग इन एयरक्राफ्ट फ्लाइट कंट्रोल एंड एटीट्यूड कंट्रोल। सो दीज आर द थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग एंड चेंजेस द, ये उसकी कोई जेनेरिक डायग्राम है। इट माइट यू कैन हैव इन योर एग्जाम्स के भाई ये गाइडेंस का मतलब क्या है और किस तरीके से आप गाइड कर सकते हो एंड ऑल दैट वगैरह। सो आई एम स्किपिंग दिस पार्ट। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप पढ़ोगे तो समझ में आ भी जाएगा। ये भी कुछ ऐसे ही चीजें जो आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। A guided vehicle can home on radio, infrared, visual emission। अब किसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हीकल को गाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन रेडियो, इंफ्रारेड एंड विजुअल इमिशंस। विजुअल इमिशंस का मतलब क्या है कि आप गाड़ी मतलब बाहर की सीढ़ी को देख के अपने आप को मतलब अपनी व्हीकल को मैन्यूवर कर रहे हो, सो दैट्स व्हाट वी कॉल विजुअल इमिशन। इंफ्रारेड का मतलब क्या होता है, कुछ हमारे पास ऐसे सेंसर्स होते हैं जो कि आपको क्या कहते हैं, ग्राउंड और लेट सपोज मैं तुम लोगों को ड्रॉ करके बताता हूँ। ये मेरे पास कुछ इस तरीके से एयरक्राफ्ट है, ठीक है भाई, सही है। ये मेरे पास हमारे पास फ्लैट अर्थ है, ठीक है। अब एयरक्राफ्ट और ग्राउंड के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये किससे पता लगता है, ये पता लगता है कुछ हमारे पास इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, यहाँ से एक बीम फेंकते हैं, टकरा के वापसी इसके ऊपर आती है, टकराने के बाद वो क्या करता है, ये आपस में एक दूसरे की पोजीशन बताते हैं, जस्ट लाइक अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर भी तो यही काम कर रहा होता है, डिस्टेंस बताता है। तो सेम इसी तरीके से कुछ हमारे पास रेडियो और इंफ्रारेड सेंसर होते हैं जो कि आपको इस तरह की स्पीड बता रहे होते हैं। अगर इस तरह की जो आपको हाइट बताता है ना फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ठीक है, यानी कि एयरक्राफ्ट और ग्राउंड के दरमियान का जो कहलाता है डिस्टेंस है, वो कहलाता है एजीएल कहलाता है, अबव ग्राउंड लेवल। आपका एल्टीट्यूड कितना है अबव ग्राउंड लेवल, वो आपको बताता है रेडियो ऑल्टीमीटर और इंफ्रारेड ऑल्टीमीटर। कोई सवाल आया है? सर सवाल ये है कि ये जहाज मतलब जिस तरह से मतलब सारे सिग्नल ट्रांसमिट करता है, तो मतलब ये कहाँ पे इसका रडार सिस्टम कहाँ पे होता है, और मतलब ये अभी सिग्नल की मतलब कैसे सिग्नल जैसे रास्ता कहीं जा रहा होता है तो रास्ता इसको कौन गाइड करता है। अभी आने वाली हैं वो चीजें, कहाँ कहाँ ये लगे हुए होते हैं वो आगे भी आएंगे। इसी स्लाइड के अंदर है मेरे ख्याल से, 25 पर 26 पेज के ऊपर है। सो यहाँ पर हम लोग मौजूद थे। सो ये अगर ग्राउंड लेवल से मुझे एयरक्राफ्ट और ग्राउंड की डिस्टेंस का पता लग रहा है तो वो होता है हमारे पास रेडियो अल्टीमीटर और इंफ्रारेड सेंसर होता है हमारे पास। इसी तरीके से अब एयरक्राफ्ट हर वक्त ग्राउंड के ऊपर थोड़ी होता है, वो तो सी में भी आता है। तो ये मेरे पास कोई एयरक्राफ्ट है, सही है जी, बड़ी खोचल सी मैंने बनाई है। सो भाई, और ये हमारे पास पानी की लहरें हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस मालूम करना है। सो यहाँ तक से लेके यहाँ तक का हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस हम लोग किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो कुछ हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पीटोट, PITOT, पीटोट। ये पीटोट होते क्या है, पीटोट एक इस तरह का हमारे पास एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स के आगे एक होल होता है, इस होल से क्या हो रही थी, एयर एंटर हो रही होती है, और ये आपके पास एयरक्राफ्ट के फ्रंट पे लगा हुआ होता है, लीडिंग एज पे लगा हुआ होता है। अब लीडिंग एज क्या होता है, ट्रेलिंग एज क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। अब लीडिंग एज के ऊपर ये जो रेडियो आपके पास ये पीटोट लगा हुआ है, यहाँ से एयर एंटर होती है। इस एंटर होने की वजह से हमारे पास तीन चीजें पता लगती हैं, एयर स्पीड पता लगती है, ठीक है, एयर स्पीड, उसके बाद हमें ऑल्टीट्यूड पता लगता है, अब या एल्टीट्यूड पता लगता है। अब ये जो एल्टीट्यूड होता है ये सी लेवल से ऊपर का होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं अबव सी लेवल या ASL। तो ये हमें कहाँ से पता लगता है, रेडियो पीटोट सिस्टम से पता लगता है। ये भी आप लोगों ने एरोडायनेमिक्स में पढ़ लिया होगा, यकीन है, ऐसा ही है। सर ये एल्टीट्यूड का तो याद नहीं आ रहा, पर पिटोट ट्यूब से इसकी वेलोसिटी हम लोग पता करवा सकते हैं, एयरक्राफ्ट कितनी तेज चल रहा है।
एल्टीट्यूड भी पता लगता है। वंस आपको डेंसिटी पता लग जाती है एयर की, तो एक होता है चार्ट। उस चार्ट के अंदर क्या होता है कि अगर एयर की डेंसिटी ये है तो आप सी लेवल से इतना ऊपर, अगर एयर की डेंसिटी ये है जी 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 तो सर, आप सही सी याद आ लेवल से गया। ऊपर है, तो वहां से आपको एल्टीट्यूड पता लग जाता है। सही सही। सही है। अब गाइडेंस की बात कर रहे हैं, तो कुछ हमारे पास क्या होती है गाइडेंस टुवर्ड्स मूविंग टारगेट यूजुअली वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ हमारे पास गाइडेंस एल्गोरिथम होते हैं, प्रोपोर्शनल नेविगेशन है, पीएन प्रोसेसर, सेंसर डेटा और ये सब चीजें। अब गाइडेंस टुवर्ड अ मूविंग टारगेट, ये जो चीज होती है ना, ये वाला पार्ट गाइडेंस, अब मुझे एक मूविंग टारगेट की तरफ पहुंचना है, तो बेसिकली ये कहां पर इस्तेमाल होगा, और गाइडेंस टुवर्ड्स अ फिक्स टारगेट ये कहां इस्तेमाल होगा। इन दोनों का अलग अलग पर्पस होता है। ये कोई मुझे बताएगा ये कहां कहां पर इस्तेमाल हो रहा होगा। भाई ये तो आ गया आपके पास सिविल एयरलाइन के अंदर, जिसमें आप क्या करते हो, एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर जाते हो, तो फिक्स टारगेट आपका क्या हो गया, एयरपोर्ट आ गया। ये वाली जो चीज है ना, गाइडेंस टूवर्ड्स अ मूविंग टारगेट, ये हमारे पास कहाँ होगा, मिलिट्री में इस्तेमाल होगा, डिफेंस फोर्सेस। लाजमी सी बात है, हम किसी मूविंग टारगेट का पीछा कर रहे हैं, तो ये समझो कि हम पाकिस्तानी फोर्स हैं और हम उसका पता कर रहे हैं। वो कौन था, टी फंटेस्टिक वाले बंदे का, अभिनंदन। अभिनंदन। हाँ जी, तो अभिनंदन की का हम पीछा कर रहे हैं, तो पीछा किस तरीके से कर सकते हैं, उसके अंदर हमारे पास कुछ गाइडेंस एल्गोरिथम होते हैं, कुछ हमारे पास रेडार्स होते हैं, और उनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने टारगेट की का पीछा करते हैं। सो ये मिलिट्री के अंदर आ जाता है। चैट के अंदर कोई सवाल आया तो मुझे कोई बताओ। सर ऑल्टीट्यूड पड़ा हुआ है, ठीक है, बेहतरीन। सो अभिनंदन से फ्री हो चुके हैं, और ये सब चीजें गाइडेंस भी हम लोगों ने पता कर ली है। अब देखो, सिविल एविएशन के अंदर एक चीज कही जाती है कि हैव अ हैप्पी लैंडिंग या हैव अ सेफ लैंडिंग। क्योंकि एयरक्राफ्ट जो हो जाता, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ तो आराम से कर जाता है, और टेक ऑफ करने के अंदर ज्यादा कोई इसमें वो नहीं होती। यानी कि टेक ऑफ का जो एल्गोरिथम होता है ना, ऑटोमेटिक टेक ऑफ का जो एल्गोरिथम होता है, वो बड़ी आसानी से बन जाता है। प्रॉब्लम आती किसकी, लैंडिंग की। लैंडिंग का जो एल्गोरिथम होता है ना, वो इंतहाई टिपिकल होता है। और ये जो लैंडिंग वाला पार्ट है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे हार्डेस्ट पार्ट भी यही होता है। क्यों, हवा जो होती है ना, वो आपके अगेंस्ट होती है, सही है, जब आप लैंड कर रहे होते हो, तो उस सूरत में आपको एक अच्छे खासे अच्छे सिस्टम्स की जरूरत होती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के आपके पास कॉन्सेप्ट होते हैं। अब बात आ रही है बीम राइडिंग की। बेसिकली बीम राइडिंग जो होती है, बीम मैन्यूवरिंग कह लो, ये मेरे पास अभी तुम लोगों को मैंने बीम के बारे में तो बताया था एमएनए में, तुम लोगों ने, बल्कि एमएनए पढ़ा नहीं है। सो ये समझो मेरे पास एक अदद है एंटीना, इससे मेरे पास कोई ये बीम बन रही है, सही है। अब मुझे बताओ ये मैंने किस तरह का एंटीना बनाया। ये एक मेरे पास एंटीना है, ये मैंने कोई एंटीना बनाया। ये किस तरह का एंटीना है, ये वाला नीला, ये जो मैंने सर्कल करा है। पैराबोलिक। नाउ कल वाले लेक्चर में कौन था, कल जो छोटा सा लेक्चर हुआ था उसमें कोई आया था। यार हाँ ना में जवाब दे दो, मैं नहीं मार रहा। सर थोड़ी लेट आई थी मैं। चले चले, कोई मसला नहीं। सर मैं नहीं आया तो था। सही है भाई। एक अदद होता है हमारे पास एंटीना, जो कि होता है डायपोल। ये तुम लोग पहले भी देख चुके हो, कुछ इस तरीके का होता है डायपोल। डायपोल के पीछे रिफ्लेक्टर, ये कहलाता है रिफ्लेक्टर, और ये कहलाते हैं डायरेक्टर्स। ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये कहलाते हैं डायरेक्टर्स। ये क्या करते हैं, अपनी बीम को सारी की सारी ट्रांसमिट करते हैं। अब अगर मेरे पास एक ऐसा यागी एरे है, मतलब यागी एंटीना है, जो कि क्या है, बीम को कभी यहाँ ट्रांसमिट करता है, फिर बीम को कभी यहाँ ट्रांसमिट करता है, और बीम को फिर कभी यहाँ ट्रांसमिट करता है। सो ये बीम क्या हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह घूम रही है, ये मैन्यूवर कर रही है। सो बेसिकली आप इसके अंदर कर क्या रहे हो, बीम राइडिंग कर रहे हो या बीम फॉर्मिंग कर रहे हो ना, स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये किस तरीके से होती है ये भी इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है ना बीम राइडिंग वाला, इसके ऊपर मैंने काम भी कर चुका हूँ। ये मैंने एक्चुअल के अंदर बीम राइडिंग की भी है हार्डवेयर की मदद से। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के अंदर, जो कि आईएलएस सिस्टम कहलाता है। क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स, एंड दैट्स इट। अगेन आगे चलते हैं।
An aircraft is called flight has an aircraft it is called flight control systems. ये थोड़ा सा postulate गलत है क्योंकि ये मैंने स्लाइड बनाई नहीं है, ये किसी ने मुझे दी है. So this kind of a postulate is something ambiguous. Ambiguous का मतलब जिसमें शक व शुबहात हो. A control system is a collection of mechanical electronic that allows an aircraft to be flown in a exceptional precision and reliability and all that. तो भाई कंट्रोल सिस्टम सब लोगों को पता है कि क्या होता है. किसी भी चीज को कंट्रोल में लेके आने के लिए जो सिस्टम रिक्वायर्ड होता है वो कंट्रोल सिस्टम होता है. इसमें प्रिसीजन बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए. अगर प्रिसीजन नहीं होगी तो बेकार होगा. कोई भी कंट्रोल सिस्टम हो सकता है, उसके अंदर तीन चीजें हो सकती है, या तो वो हाइड्रोलिक होगा, या तो मैकेनिकल होगा, या तो इलेक्ट्रिकल होगा, या इन तीनों का क्या हो सकता है, मुरक्कब हो सकता है. राइट. सो ये हम लोगों ने अपने कंट्रोल सिस्टम से पहले भी पढ़ चुके हैं. कुछ हमारे पास कंट्रोल सर्फेसेस होती हैं. ये आप लोगों को पता है कि भाई ये जो टिप पे लगे हुए ये एलरॉन्स हैं, पीछे वाले एलिवेटर्स हैं और ये रडर है. एलरॉन का काम क्या होता है, रोल प्रोवाइड करना, लेकिन ये इनका प्राइमरी क्या होता है, पार्ट होता है. इनका सेकेंडरी पर्पस क्या होता है एलरॉन्स का? सर डायरेक्शन करते हैं चेंज. डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं? सर एयरक्राफ्ट की लेफ्ट टू राइट से एयरक्राफ्ट की हेडिंग, right या एयरक्राफ्ट की हेडिंग चेंज करते हैं हम इसकी मदद से. सही. ओके सर. एलिवेटर की मुझे बताओ, एलिवेटर का दूसरा पर्पस क्या होता है? सर एक तो होता है पिच अप पिच डाउन. दूसरा? सर दूसरा इसके आगे एक और वो लगे होते हैं ये एलरॉन्स के करीब ही सर, वो एयर को ब्रेक करते हैं, स्लो डाउन, एयरक्राफ्ट को स्लो डाउन करने की बताऊं मैं. इनका काम एक और होता है. वो दूसरा काम पता है क्या होता है? वो दूसरा काम ये होता है कि इनकी जो सेकेंडरी मूवमेंट होती है ना, वो होती है क्या कहते हैं, रोल वाली. मतलब ये थोड़ा सा इनकी एक होती है प्राइमरी मूवमेंट, एक होती है हमारे पास कॉम्प्लीटरी मूवमेंट. कॉम्प्लीटरी मूवमेंट क्या होती है कि भाई इसको इस्तेमाल करने की वजह से हमारे पास क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं. वो चीजें क्या होती हैं, वो ये होती है कि हमारे पास लेट सपोज इफ आई एम एलिवेटिंग माय एयरक्राफ्ट, तो थोड़ा सा इसके अंदर क्या होता है, एक इसके अंदर रडर वाला एक वो होती है, एक मूवमेंट होती है. तो ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मूवमेंट्स होती हैं जो कि आप इंशाल्लाह पढ़ोगे इसमें फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर. एयरक्राफ्ट नेविगेशन नई चीज आ गई है. अब एयरक्राफ्ट नेविगेशन, ये सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स. अब जो हमारे पास एयर नेविगेशन हो रही है वो सारी की सारी अब क्या हो रही है, वो हो रही है आपके पास सैटेलाइट बेस्ड. जी जी. सर जो लिफ्ट करते हैं, मतलब जो मतलब जहाज जब लिफ्ट कुछ एक और भी एलिमेंट होता है जो होता है, तो एलिवेटर के थ्रू हो रहा होता है मेरे ख्याल से. जी, लिफ्ट जो हो रही होती है वो एलिवेटर्स की मदद से हो रही होती है, पिच अप एंड पिच डाउन. और इस तरह की कुछ फोर्सेस होती हैं जो हवा में होती हैं, जिनके ऑपोजिट जो है वो इसको बनाया गया, मतलब इसकी मूवमेंट्स होती हैं, इसकी कंट्रोल सर्विसेज जो होती हैं वो उसकी ऑपोजिट ही काम करती हैं शायद. ऐसा है. एक्चुअली होता ही ये हो रहा होता है कि आप जैसे कि लेवल फ्लाइट के अंदर मौजूद है ना, अब उस लेवल फ्लाइट के अंदर ये होता है कि भाई एयर का प्रेशर ज्यादा आता है ना, तो आपके पास जो हेडिंग होती है ना वो थोड़ी सी अपवर्ड्स होती है. तो इसके अंदर एलिवेटर के अंदर कुछ ट्रिमिंग टैब्स होती है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, थोड़ी सी नोज डाउन करते हो. सो आप ये थोड़ा सा एक इसमें होता है ये, क्योंकि अभी हम लोग कंट्रोल सिस्टम्स की बात नहीं कर रहे, तो इस टॉपिक को ना ही छेड़ते तो ज्यादा बेहतर है. बस इतना समझ लिए कि भाई हमें ये पता है कि कंट्रोल सर्फेसेस है क्या, और उनकी प्राइमरी मूवमेंट हमें पता है कि भाई क्या क्या होती हैं. राइट. सही सर, सही. अब एयर नेविगेशन, पहले जमाने में क्या होती थी भाई, विजुअल नेविगेशन सिस्टम्स होती थी जिसको पायलटेज कहते थे. जिसके अंदर क्या होते थे, आपके पास एक अदद कंपास होता था, मैप होता था, और आपकी आंखें होती थी जिसकी मदद से आप अपने एयरक्राफ्ट को क्या करते थे, नेविगेट करते थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पायलटेज कहते हैं. इसका दूसरा नाम जो है वो दूसरा नाम है डेड रेकनिंग. DEAD रेकनिंग, RECKONING, डेड रेकनिंग. ये थोड़ी सी रेकनिंग की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई तो देख लेना. डेड रेकनिंग शायद इसमें आगे कहीं इस्तेमाल हो. सो पायलटेज का दूसरा नाम होता था डेड रेकनिंग. डेड रेकनिंग का मतलब क्या होता है,
डेड ट्रैकिंग का मतलब होता है यूजिंग योर ऑन बोर्ड सेंसर यू नेविगेट योर एयरक्राफ्ट। अब क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो हमें अब डेड ट्रैकिंग की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास अब जितने भी सिस्टम है वो क्या है, सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है। जैसे जीपीएस सैटेलाइट बेस्ड, जीएनएसएस ये भी सैटेलाइट बेस्ड, ग्लोनास सैटेलाइट 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 बेस्ड। तो ये सब चीजें आप अब कुछ ऑनबोर्ड एयरक्राफ्ट होते हैं जिसके अंदर सैटेलाइट भी, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सैटेलाइट पूरी तरीके से कवरेज नहीं कर पाता, तो उस सूरत में हमें तब भी कुछ ना कुछ इनर्शियल नेविगेशन सेंसर चाहिए बैकअप के तौर पर। तो होता ये है कि आप हर चीज को कंप्लीटली डाई आउट नहीं करते, कुछ ना कुछ चीजें रहती हैं। अब जैसे कि पुराने जमाने के जो रेडार थे वो हैक नहीं हो सकते थे, लेकिन नए जमाने के क्या है, रेडार वो हैक हो जाते हैं, क्यों, उनके साथ एक डिजिटल कंप्यूटर एसोसिएट है। सो आप बैकअप के तौर पे क्या करते हैं भाई, बैकअप के तौर पे हमेशा एनालॉग का जो एयरक्राफ्ट एनालॉग होता है वो हमारे हमेशा मौजूद रहता है। सही। चले जी, अभी और आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम लोग कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं। आगे लेट लॉन्ग वगैरह भी आएगा, वो कब आएगा, ये पायलटेज यहाँ से यहाँ गुजरना है तो पायलट देख रहा होता है पहले मुझे यहाँ पहुंचना होगा, फिर यहाँ पहुंचना होगा, यहाँ पहुंचना होगा, यहाँ होगा, और फिर पॉइंट बी के ऊपर वो पहुंच जाएगा, और बाय मींस ऑफ हिज अब इस तरीके से नेविगेशन होती थी। नेविगेशन की कुछ टाइप्स हैं। रेडियो नेविगेशन, अगर आपके पास कोई रेडियो रेडियो मतलब यानी कि वो क्या नाम मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, एंटीना की मदद से या आरएफ की मदद से, आरएफ वेव की मदद से आप लोग क्या कर रहे हो, अपने एयरक्राफ्ट को यूज कर नेविगेट कर रहे हो, तो इस तरह का जो सिस्टम खिलाता है वो रेडियो नेविगेशन होता है, जिसमें अंदर एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, और मीडियम होता है। ट्रांसमीटर जो होता है वो आपके पास ग्राउंड पे हो सकता है, सैटेलाइट में हो सकता है, किसी और व्हीकल में हो सकता है, और हमेशा रिसीवर जो होगा वो एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद होगा। अच्छा जी, सेलेस्टियल नेविगेशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई तारों की मदद से आप क्या करते हो, अपने आप को नेविगेट करते, तो वो जो कहलाती है वो सेलेस्टियल नेविगेशन कहलाती है। या ये दुनिया में मौजूद जो है, ये देख रहे हो यहाँ पर, सेलेस्टियल बॉडीज की मदद से जो आप नेविगेशन करते हो वो क्या होती है, सेलेस्टियल नेविगेशन कहलाती है। अच्छा जी, सेलेस्टियल नेविगेशन भी पता लग गया। अब मुझे बताना था, आप लोगों को ये पता है एजमत क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है? ये चीज के बारे में पता है, व्हाट इज एलिवेशन एंड व्हाट इज एजमत? नो सर। अगर आप सर, अपनी ये जाने को कहते हैं किसको कहते हैं? सर, किसी चीज को ऊपर लेके जाना, लिफ्ट आप, करना। हाँ। और एजमत क्या होता है? सर एज मत का तो नहीं पता। देखो, जो कहना नहीं चाहता, जो पेंडू हजरात है ना, इस एजमत को ये अजमत कहते हैं ये लोग, मतलब पंजाब के जो लोग हैं ना, और जिनको मतलब यानी कि थोड़ी सी नॉलेज है बस, तो वो इसको अजमत अजमत कहते हैं। इट्स कॉल्ड एजिमत बिकॉज इट्स एन इंग्लिश वर्ड, सो यू हैव टू प्रोनाउंस इन अ करेक्ट मैनर। सही है। अब एजिमत है क्या, हमारे पास दो तरह की सेपरेशन है। हम लोग जो अभी ये अपने 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 घर के सामने देख रहा हूँ ना, मतलब
मैं लेट सपोज अगर मैं कुछ अपनी दीवार के सामने देख रहा हूँ, तो मैं अपनी जो गर्दन जो है वो दो एक्सिस के अंदर मूव कर सकता हूँ। एक इस एक्सिस के अंदर मूव कर सकता हूँ, एक इस एक्सिस के अंदर मूव कर सकता हूँ। सही है, एक वर्टिकल एक्सिस है और एक मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। जो मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर चीजों को देख रहा हूँ वो मैं एजिमथ में देख रहा हूँ, मतलब हॉरिजॉन्टल। और एलिवेशन का मतलब ये है कि आप मैं इस तरीके से अगर अपने देख रहा हूँ ना, तो ये एलिवेशन है। अगर कोई चीज मेरे पास यहाँ से यहाँ मूव कर गई है, तो उसने किस में मूव किया है? एजिमथ में मूव किया है। अगर कोई चीज यहाँ से यहाँ मूव कर गई, तो उसने एलिवेशन में मूव किया है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एजिमथ एंड एलिवेशन, राइट? मैपिंग नेविगेशन यूजिंग योर मैप, ग्राउंड की मदद से आप क्या करते हो? ग्राउंड प्रोफाइल की मदद से क्या करते हो? नेविगेशन कर रहे हो, सो दैट्स कॉल्ड मैपिंग नेविगेशन। जैसे कि अभी तुम्हें कीट आना है, सही है। कीट आने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? सबसे पहले तुम्हें डिफेंस पहुंचना होगा, और फिर तुम्हें क्या करनी होगी कि एक चीज जगह देखनी होगी कि भाई इम्तियाज कहीं है या नहीं। आपने देखा आपको एक इम्तियाज का एक स्टोर दिख गया, तो आपको पता है कि भाई मैप में ये लिखा हुआ है कि भाई इम्तियाज से राइट हैंड साइड के ऊपर मुड़ो, जहां पर आपको नदी दिख जाए, जहां पे गंदा पानी हो। वंस आपने उस जगह रोड पे पहुंचते गए, तो वहां से आपको सीधा सीधा जाना है, सही है, और कीट पहुंचना है। आप अपनी गाड़ी को चलाते रहोगे, तरह चलाते रहोगे, जब तक आपको गंदी मछली की बदबू ना आ जाए ना, तो जब वो आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब आप कहाँ पहुंच गए? इब्राहिम हैदरी में पहुंच चुके हो। और वहां पे आपने देखा बड़ा सा बोर्ड आपको दिख गया, किसका? कीट का। तो देन आप क्या करते हो? मैप के जरिए से आपने क्या कर लिया? कीट की तरफ आ गए हो। तो ये दैट्स इज व्हाट वी कॉल मैपिंग नेविगेशन। डेट रेकनिंग यूजिंग ऑन बोर्ड सेंसर। ऑन बोर्ड सेंसर क्या होते हैं? जायरोस्कोप होता है, मैग्नेटिक कंपास होता है, एयर डेटा सेंसर, और डॉपलर रेडार, और एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप को आपस में मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो ये बन जाता है IMU। सही है। इसकी मदद से आप क्या करते हो? अगर अपने एयरक्राफ्ट को नेविगेट करते हो, तो दैट्स कॉल्ड डेड रेकनिंग। क्या कहलाते हैं? डेड रेकनिंग कहलाती है, राइट? तो हमें टाइप्स भी पता लग गई कि भाई रेडियो नेविगेशन क्या होती है और ये सब चीजें। आगे बढ़ते हैं। पोजीशन सेंसर्स पुराने जमाने में इस्तेमाल होते थे। मेजर द स्टेट वेक्टर रिगार्डिंग विदाउट द ट्रेवलिंग इन द पास्ट, और ये डेड रेकनिंग, ये सब पहले ही पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल, पोजीशनिंग सेंसर के अंदर अगर आप रेडियो नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो लोरैन हो गया। लोरैन का मेरे ख्याल से लो रेंज करके कुछ नाम होता है। GPS हमें पता है, ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम, और स्टार ट्रैकर सिस्टम्स। डेड रेकनिंग के अंदर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, डॉपलर रेडार, एयर डेटा सेंसर्स। सो पोजीशन सेंसर्स में ये हो गए, डेड रेकनिंग में ये हो गए। रेडियो नेविगेशन के अंदर और भी चीजें होती थी, ADF करके भी होता है, ADS भी होता है। सो ये भी इस्तेमाल होते हैं, ऑल दैट। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आगे बढ़ते हैं भाई। There are three kinds of positioning system: radio system, celestial system, mapping navigation system. Celestial system जो होता है एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, ये सिविलियन एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये वहां इस्तेमाल होता है, वॉरफेयर में इस्तेमाल जरूर होता है। ये सिविलियन एयरक्राफ्ट में होता है, ये तीनों उसमें फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन रेडियो नेविगेशन एंड मैपिंग जो होता है वो इसमें इस्तेमाल होता है। किसमें? सिविलियन एयरक्राफ्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। There are two kinds of red reckoning, emissions of continuous radar wave वगैरह वगैरह, ये सब दिखा। सिविलियन एयरक्राफ्ट, एयरलाइन कैरियर्स, जनरल एविएशन, फाइटर, बॉम्बर, मिलिट्री एयरक्राफ्ट की यहाँ पे टाइप्स बताई गई हैं। तो दैट्स इट। दो तरह के हमारे पास सिविल एयरक्राफ्ट होते हैं। एयरलाइन कैरियर्स, कैरियर्स क्या होते हैं? एंटोनॉव हो गया, टुपोलॉव हो गया, जिसके अंदर हम लोग कार्गो वगैरह सेंड करते हैं, वो एयरलाइन कैरियर्स कहलाते हैं। जनरल एविएशन, जिसके अंदर हम लोग खुद बैठ के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। मिलिट्री एयरक्राफ्ट, फ्लाइट होते हैं, फाइटर होते हैं, बॉम्बर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, कार्गो होते हैं, और कुछ स्पेशल पर्पस के होते हैं। स्पेशल पर्पस से मुराद क्या है? कुछ हमारे पास मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर रडार्स लगा हुआ होता है, और जिनकी मदद से हम लोग एनिमी बॉर्डर की पेट्रोलिंग करते हैं। जी जी। सर कैलेस्टियल सिस्टम जो होते हैं, कैलेस्टियल सिस्टम जो होते हैं वो कहाँ इस्तेमाल नहीं होते? इन वॉरफेयर जो होते हैं, मतलब कहाँ इस्तेमाल नहीं होते? कहाँ इस्तेमाल? नॉर्मल नेविगेशन के अंदर इस्तेमाल नहीं होते।
सही है। जब हमारे पास देखो अब जब वॉरफेयर की सूरत आ जाती है ना, तो उस वॉरफेयर की सूरत में आप लोग क्या फिर होता ये है कि जंग है, जंग के अंदर आपकी जो रेडार्स होते हैं ना, आप उसका कम से कम इस्तेमाल करते हो। सही है, क्यों? क्योंकि रेडार्स हैक हो सकते हैं। उस सूरत में आपने क्या करना है, नेविगेशन हासिल करनी है, तो और रात का टाइम है और आप रेडार का इस्तेमाल नहीं कर सकते और आपको कोई रोशनी भी नहीं दिख रही कि आपको ग्राउंड ट्रेन मिल जाए, तो उस सूरत में फिर आप क्या करते हो, सेलेस्टियल बॉडीज की मदद से अपने आप को नेविगेट करते हो। ये सेलेस्टियल नेविगेशन है, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि इस्तेमाल हुआ करती थी, लेकिन आज भी इस्तेमाल होती है। ये ज्यादातर जो शिप्स होते हैं ना, रात के टाइम, शिप्स होते हैं ना, शिप्स के अंदर रात के टाइम का जो व्यू होता है ना, आसमान बिल्कुल साफ सुथरा दिखता है। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास आसमान जो साफ सुथरा हो। अगर मौसम अब्र आलूद है तो आप सेलेस्टियल नेविगेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो कुछ इसकी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। अच्छा जी, हम लोग पहुंच चुके हैं एंटीना की लोकेशन के। आप यहाँ देख सकते हो, ये मेरे पास एक एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट के हमारे पास क्या है, एंटीनाज मौजूद है। ये आप जो देख रहे हो ना, ये जो मेरे पास नोज एयरक्राफ्ट की, यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है, वेदर रेडार लगा हुआ होता है, लोकलाइजर लगा हुआ होता है और ग्लाइड स्लोप लगा हुआ होता है। वेदर रेडार आपको वेदर की इंफॉर्मेशन देता है। लोकलाइजर और ग्लाइड स्लोप जो होता है, ये दोनों आईएलएस के होते हैं। क्या होते हैं? आईएलएस के एंटीनाज होते हैं, राइट। एंटीना के टॉप के ऊपर आप देख सकते हो टीकैस के ये एंटीनाज लगे हुए हैं, एटीसी के एंटीनाज लगे हुए हैं, जीपीएस के एंटीनाज लगे हुए हैं, वीएचएफ के लगे हुए हैं। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन का लगा हुआ है। एडीएफ जो होते हैं हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, एडीएफ एल और एडीएफ आर। सही है। लो रेंज, लो और लो होता है, इसकी कुछ एक्रोनिम्स होते हैं, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कुछ हमारे पास वीएचएफ कम्युनिकेशन के होते हैं। वेरिएबल अपनी डायरेक्शनल रेंज के एंटीनास लगे हुए होते हैं। मार्कर बीकन, ये आईएलएस के इस्तेमाल होता है। डीएमई डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट, ये भी आईएलएस के अंदर इस्तेमाल होता है। रेडियो अल्टीमीटर एंड रिसीवर, रेडियो ट्रांसमीटर, डीएमई, एलएनआर, ये सब आप बॉटम पे देख सकते हैं, ये एयरक्राफ्ट के अंदर लगे हुए होते हैं। सही है। अब एंटीनास किस सूरत में लगे हुए होते हैं, ये आप लोगों ने देख लिया, इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ होती है। ऑन समझ में आ गया? आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, ब्लैक बॉक्स। यस सर। ब्लैक यस सर, बॉक्स एफडीआर जिसको बोलते हैं। एफडीआर क्या क्या क्या? एफडीआर, पूरी 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 एक्रोनम क्या है उसकी? फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और दूसरा क्या होता है? दूसरा जिसको सर ब्लैक बॉक्स को तो एफडीआर बोलते हैं। ब्लैक बॉक्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एफडीआर होता है और सीवीआर होता है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। यहाँ कॉकपिट डिवाइस रिकॉर्डर जी। ये दोनों होते कहाँ पर है? सर ये एफडीआर जो होता है वो पीछे टेल में लगा हुआ होता है और सीडीआर जो होता है वो कॉकपिट में लगा हुआ होता है। सही। लेकिन बैकअप दोनों का जो होता है वो यहीं पर ही होता है, बैक पर। क्यों? सीडीआर की जो रिकॉर्डिंग होती है वो माइक यहाँ लगा हुआ होता है, लेकिन रिसीव होके सेव यहाँ कहीं हो रहा होता है, रेडार के, रडार के अंदर। रिसीव ये टेल के पास हो रहा होता है। हाँ, टेल के पास ही क्यों होता है? सर आप कहीं टेल भी सबसे, लगा। जहाज की सबसे सेफेस्ट पॉइंट टेल होती है, क्योंकि जहाज जब भी क्रैश होता है तो सबसे पहले जहाज की टेल अलग हो जाती है, ठीक है। और जो सबसे जो मतलब जहाज का जो हिस्सा बचता है वो टेल बचती है। तो सारे जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होते हैं जैसे रेडार हो गया, एफडीआर हो गया और ब्लैक बॉक्स वगैरह जो भी होते हैं, ये सब टेल में लगे हुए होते हैं। सही सही सही। चलो गुड है भाई, पता है चीजें। आगे बढ़ते हैं। ये वही एयरक्राफ्ट की जो मतलब ये एंटीनास एंटीनास वगैरह उन सबकी पोजीशन अलग अलग फिर आ गई। अब हमारे पास जनरल एविएशन एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें एक या दो से पायलट, पुराने जमाने में चार चार पांच पांच पायलट भी होते थे बड़े जहाजों के अंदर। अ, और कुछ लॉन्ग फ्लाइट्स के अंदर चार पायलट्स भी होते हैं, उसमें बैकअप पायलट भी होता है, तीन चार पाँच, तीन चार। सो ये हमारे पास पायलट्स होते हैं। हेलीकॉप्टर्स, फायर फाइटिंग, सर्च एंड रेस्क्यू, पुलिस पेट्रोल, इंटरप्लांट शटल्स, कॉस्ट क्रॉप डस्टिंग, ये सब चीज़ें। यहाँ पर आपके पास सिविल एयरक्राफ्ट की कैटेगरीज है। ये आपके पास मिलिट्री एयरक्राफ्ट की आ जाती है। सही है। सो रेडार एंटीना, टॉप एंटीना, ये उन सबकी पोजीशंस लिखी हुई है रेडार एंटीना की। अगर मैं इसको और जूम इन करूं तो आप ये यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में मतलब और अच्छी तरीके से समझनी है तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के साथ ये स्लाइड भी शेयर कर देता हूँ जिसको आप लोग देख के कहाँ ये कर भी सकते हो। पिक्चर्स ऑफ एंटीना आप लोगों ने देख चुके। अब आते हैं फेज ऑफ फ्लाइट।
टोटल क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास जो एयरक्राफ्ट होता है, एक पार्किंग एरिया होता है, वहां पे पार्क होता है, सही है। अब मुझे क्या करना होता है, इस एयरक्राफ्ट के अंदर पैसेंजर्स को बैठाना है, तो जो एयरक्राफ्ट क्रू होता है या एयरपोर्ट क्रू होता है, वो पहले क्या करता है, इस एयरक्राफ्ट को क्या करता है, टैक्सी करता है। क्या करता है? टैक्सी करता है। टैक्सी करके कहाँ पे लेके चले जाता है? जहाँ पे हमारे पास सारे के सारे पैसेंजर्स होते हैं। अब वहां से जब टैक्सी हो गया, सॉरी, जब एयरक्राफ्ट तो क्या कहते हैं, इसके अंदर पैसेंजर्स बैठ गए, तो अगेन टैक्सी में जाता है, और टैक्सी के ऊपर क्या कर देता है, ये आपको कहाँ छोड़ देता है? रनवे पे छोड़ देता है। वंस आप रनवे पे आ जाते हैं, तो फिर आप अपने एयरक्राफ्ट के जो वो होते हैं, इंजन वगैरह होते हैं, उसको क्या करते हैं, ऑन करते हैं, और फिर उसके बाद जो कुछ चेक्स होते हैं वो करते हैं, एंड देन उसके बाद टेक ऑफ का क्या होता है, आपके पास प्रोसीजर होता है। जब टेक ऑफ हो जाती है, तो आप एक सर्टेन हाइट के ऊपर क्लाइंब करते हो। क्लाइंब करने के बाद क्या होता है कि एक सर्टेन हाइट पर आ गए, तो वहां से आप क्या करते हो, क्रूज पे चले जाते हो। क्रूज का मतलब क्या होता है, एक सर्टेन हाइट और एक ऑटोमेटिकली मोड होता है, जिसके अंदर आप एक मखसूस हाइट और एक मखसूस स्पीड के ऊपर क्या करते हो, अपने एयरक्राफ्ट को लॉक कर देते हो, और वो उसी के ऊपर क्या कर रहा होता है, लॉक हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, एयरक्राफ्ट डिसेंड होना शुरू होता है। क्यों? जब मेरे पास वो आना होता है, क्या कहते हैं, डिसेंड होते होते जब मेरे पास एक अप्रोच आ जाती है, तो उस अप्रोच के ऊपर क्या होता है, आप आईएलएस की मदद के जरिए से अपनी एयरक्राफ्ट की स्पीड को कम कर रहे होते हो, अपने जो एयरक्राफ्ट की जो नोज होती है उसको अप करते हो, और आप बेली के मदद से आप लैंड करते हो। वंस आप लैंड कर जाते हो, तो उसमें लैंडिंग का प्रोसीजर होता है, और फिर उसके बाद टैक्सी होती है, राइट। सो ये हमारे पास फेजेस ऑफ फ्लाइट्स होते हैं। रनवे की मार्किंग आप यहाँ देख सकते हो, टच डाउन जोन देख सकते हो, सेंटर लाइन है, थ्रेशोल्ड है। इस थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि आपके पास रनवे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। सेंट्रल लाइन, आपने जब भी एयरक्राफ्ट को लैंड करना है, आप इसको सेंट्रल लाइन के अंदर ही रहते हैं। एमिंग पॉइंट जो होता है, ये टच डाउन, जब आपके पास एयरक्राफ्ट लैंड हो रहा होता है, जो पहला जो आपके पास टच होता है, वो रेयर लैंडिंग गियर्स होते हैं या मेन लैंडिंग गियर्स के जरिए से। तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हर हालत में आपने अपने एयरक्राफ्ट को टच डाउन करवाना है। सो ये कुछ चीजें हैं। अगेन आगे चलते हैं। टेक ऑफ, फेजेस ऑफ फ्लाइट, इनमें सारी चीजें बयान की गई हैं। ये आप लोग खुद देख लेना किस तरीके से होती हैं। और ये कुछ एक्नॉलेजमेंट है, और ये सर ने जाफरी की स्लाइड्स है, इन्होंने कुछ एक्नॉलेजमेंट्स एंड रेफरेंसेस वगैरह दी हैं। इफ यू वांटेड टू गो टू फाइंड आउट दीज रेफरेंसेस, यू कैन हैव दोस रेफरेंसेस। सो मेरे ख्याल से अब तक के लिए इतना ही बहुत है, 1 घंटा हो गया। आई कैन नॉट बेयर एनीथिंग फर्दर मोर। सो अभी तक के लिए इतना ही। कल हम ऐसा करेंगे कि कल भी इसी टाइम के अंदर क्लास रखते हैं, एंड देन फर्दर हम लोग इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। किसी कोई सवाल है तो पूछो, अगर नहीं है तो फिर बेला चाहो। कोई सवाल है? नहीं सर, कोई सवाल नहीं। सो आई थिंक दैट्स No, इनफ sir, फॉर clear. टुडे। सो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर आप लोगों को अपना असाइनमेंट भी मिल जाएगा पहला, यस सर। सही है। Okay, एंड sir. दिस असाइनमेंट 1 इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग असाइनमेंट। टोटल मैंने सोचा यही कि 2 असाइनमेंट लूंगा, जो कि दोनों बड़े असाइनमेंट्स होंगे, ठीक है। ठीक है. 1 मिनट से पहले, 1 मिनट के बाद, राइट। सो Okay. अल्लाह हाफिज। ओके।